Hello students, welcome to Biomentors classes online. So today we are going to discuss the numericals from scalars and vector chapter. बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आज इस चैप्टर को यहाँ पर फिनिश करेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर वाले इस सेक्शन को. सो जितने पॉसिबल थे उतने हम लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल देखे हुए हैं और अपना डीपीएस वगैरह आपने भी लगाया होगा. सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगे होंगे. उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली जो पूछे गए हैं उनसे हम लोग स्टार्ट करेंगे. देखो सबसे एक पहला क्वेश्चन मेरे पास में मैं आपके पास में ले रहा हूं. क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि आपको गिवन है ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0. एक मैं बात बता दूं, आपको क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस आप लोगों के पास में अवेलेबल हैं. अब कहाँ अवेलेबल है तो भैया ये क्वेश्चन डीपीएस में कहीं ना कहीं आपको दिया जा चुका है. ठीक है, सो इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है. तो भैया देखो कंडीशन दे रखी है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर इक्वल्स टू 0. और क्या बोला गया है इसमें बोला गया है कि जो ये तीन वेक्टर है ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, जो ये तीन वेक्टर है इनमें से दो का मैग्नीट्यूड सेम है. टू हैव सेम मैग्नीट्यूड, दो का मैग्नीट्यूड सेम है. एंड थर्ड वेक्टर इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स एनी ऑफ द वेक्टर. थर्ड वेक्टर इज रूट 2 टाइम्स ऑफ एनी ऑफ द वेक्टर. इन दोनों में से किन्हीं को भी जो भी आप कंसीडर करना चाहते हैं उनको कंसीडर कर लीजिए. तो आपसे पूछा गया है एंगल बिटवीन देम. क्या पूछा गया है? एंगल बिटवीन देम. बिटवीन देम का मतलब क्या है यहां पर कि ये जो तीन वेक्टर्स हैं उनके बीच में क्या एंगल आपके पास में बन रहा है ये आपको यहां पर बताना है. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है. क्वेश्चन आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. अब जरा हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व किस प्रकार से करेंगे. सबसे पहली बात देखिए, कभी भी यदि आपको ऐसी सिचुएशन लिख के दिया जाए, क्या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर, इसका डेफिनेट मतलब यही है कि ये एक ट्राइंगल बन रहा है और क्लोज ट्राइंगल है. ठीक है, ऐसा सवाल नीट में पूछा जा चुका है. बट हाँ, इसमें हम लोगों ने एंगल पूछा है, वहां पर एंगल नहीं पूछे गए थे. वहां पर कुछ ऐसा सवाल था, मैं बताता हूं आपको. अब देखो मैं तो अपने सवाल को अपने लिए बना रहा हूं. ठीक है, ये मैंने मान लिया ए वेक्टर है, ये मैंने मान लिया बी वेक्टर है और ये मैंने मान लिया सी वेक्टर है. ठीक है, अब जो नीट का जो सवाल था कहीं पूछा गया था उसमें कैसा दिया था, ये ऐसे ए वेक्टर बोला गया था, ऐसे बी वेक्टर बोला गया था और लास्ट में ऐसे सी वेक्टर बोला गया था. मतलब ये क्लोज ट्राइंगल बना दिया गया था और बोला गया था. अब मैंने यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर लिखा है, वहां पर लिखा गया था फोर्स F1 फोर्स F2 फोर्स F3. ठीक है, और अब पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज द ट्रू रिलेशन. तो इस डायग्राम को देख के आप बता सकते हैं, भले यहां पर ऐसा एंगल बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इट इज अ क्लोज ट्राइंगल, मतलब कंडीशन फिक्स है. ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर इक्वल्स टू 0. ये सवाल था, नीट में पूछा गया सवाल है, 2015-14 के आसपास कहीं तो भी सवाल पूछा गया था. चलो हम लोग अपने मुद्दे की बात करते हैं. हमारे मुद्दे में क्या हो रहा है, हमारे मुद्दे में मतलब हमारे सवाल में क्या बोला गया है, टू हैव सेम मैग्नीट्यूड. दो का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है. तो सर जी आपने ऐसा ही क्यों बनाया, ऐसा भी तो बना सकते थे. देखो दो का मैग्नीट्यूड सेम है, मान लो ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर है. मैंने बोला बिल्कुल सही बना तो सकता हूं यार, लेकिन अब तीसरा जो है वो कंपलसरी ऐसा होना चाहिए, क्लोजिंग वाला होना चाहिए. देखो सही बात है कि नहीं, मैंने बोला सही बात है. अब यहां पर थोड़ा सा कंडीशन देखो क्या है, थर्ड वेक्टर इज इक्वल्स टू रूट 2 टाइम्स. तीसरा जो है वो रूट 2 टाइम्स है एनी वन ऑफ देम, मतलब इनमें से किसी को भी उठा के देखो तो उसके ये रूट 2 टाइम्स है, बराबर है. मतलब सोचिए यदि 5 हो, ये 5 हो तो ये कितना आना चाहिए, 5 रूट 2 आना चाहिए. मतलब यहां 5 है, ये 5 है, तो यहां पर ये कितना आना चाहिए था, 5 रूट 2 आना चाहिए. अब मैं आपको एक सिंपल कंडीशन रिकॉल करवाता हूं, वो ये है कि जब आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल होता है, क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, यदि ये साइड ए हो, ये साइड ए हो, तो ये वाली साइड आती है ए रूट 2. अब जिसको ये कंडीशन रिकॉल कर गई वही समझ सकता है कि भैया ये ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा. और यदि ये ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो मैं जरा इसको प्रॉपर कर लेता हूं. ये वाली बात समझ में आ गई, मैंने बोला सही बात है. दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर एंड दिस इज योर सी वेक्टर. सवाल में क्या पूछा गया है, एंगल बिटवीन देम. मतलब आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में यदि एंगल चाहिए तो बताओ कैसे देखोगे. तो ये एंगल तब देखा जाता है जब टेल से टेल मिलती है, ताल से ताल मिला
यहां पर हमने इस वेक्टर को यदि मैं आगे सरका देता हूं तो ये ए वेक्टर की तरह ही काम करेगा, ये बी वेक्टर की तरह काम करेगा। तो क्या ये एंगल 90 डिग्री है? मतलब एक एंगल 90 हो गया। चलो दूसरे के लिए चर्चा करते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, बी वेक्टर को यदि मैं आगे सरका दूं तो देखो क्या ये एंगल है बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में? मैंने बोला सही बात है, लेकिन सर ये एंगल कितने का, ये कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए आप यहां पर आ जाइए जरा। ये 90 का है, ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये वाला एंगल 45 है और ये वाला एंगल भी कितना है, 45 डिग्री है। तो एक्चुअली ऑप्शन में आपको दो ऑप्शन लिखे हुए मिलेंगे, मैं बताऊंगा कौन से। एक तो 90 मिल जाएगा, क्योंकि जानते हैं वो लोग भी जानते भैया 90 तो सब लोग निकाल लेंगे। दूसरे ऑप्शन में क्या रहेगा मैं बताता हूं। अब देखो क्या है, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो एक्चुअली ये वाला एंगल है, और यदि ये वाला एंगल है तो ये कितना आएगा, ये है आपका 45, तो ये कितना बचेगा बताओ, ये बचेगा 135 डिग्री। तो अब आप समझ सकते हैं दूसरा ऑप्शन क्या रहा होगा। मतलब एक ऑप्शन में 90, 45, 45 रहेगा, दूसरे ऑप्शन में 90, 135 और समथिंग कुछ तो भी, जो अभी हम लोगों को देखना है। अब चलो ये बी देखो ये वाला है किसके किसके बीच का, ए बी के बीच का, ये वाला है बी सी के बीच का। सी और ए के बीच के देखने के लिए मैंने इसको आगे बढ़ाया, ये हो गया सी वेक्टर। अब देखो सी और ए के बीच का एंगल ये है, तो देखो ये वाला यदि 45 है तो ये वाला कितना बचेगा, 135 डिग्री। तो करेक्ट आंसर आएगा 90, 135 एंड 135। बात समझ में आ रही है? दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है बहुत ही आसान। कंफ्यूजन कहां पर होगा, 90, 45, 45, इस पे आप टिक करके गलत कर सकते हो, या फिर ऐसे ऑप्शन दे देगा 30, 60, 60, क्योंकि तीनों का एडिशन वो 180 करवा देगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं 30, 60, 60 में नहीं हो रहा है ना, 90, 180 नहीं हो रहा है, 150 ही बैठ रहा है। तो कुछ ऐसे ऑप्शन जरूर देगा जिससे कि आप लोग कंफ्यूज होके कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर बैठो। मतलब 50, 50, 100 दे दिया तो हो गया तीनों का एडिशन 180, क्योंकि स्टूडेंट क्या सोचेगा, इट विल फॉर्म अ ट्राइंगल, इट विल फॉर्म अ ट्राइंगल। तो वो बोलेगा 45, 45, 90 और 90, तो अपने आप हो रहा है। या 50, 50, 100 और 80 डिग्री। स्टूडेंट के मन में ही नहीं आएगा कि यार ये 135, 135 के भी एंगल हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर ध्यान क्या रखना है कि भैया एंगल वेक्टर्स के बीच में पूछे हैं, और वेक्टर के बीच में जब एंगल पूछा जाता है तो आपको क्या ध्यान रखना है, टेल टू टेल, ताल से ताल। ओके चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला हमारे पास में जो सवाल है वो क्या है, हमारे पास में ऐसे दिया गया है कि हमारे पास में 3 वेक्टर है। क्या है, 3 वेक्टर हैं, और एक कंडीशन दे रखी है कि भैया सी वेक्टर बराबर तो दे रखा है उन्होंने ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, और बोला क्या गया है, मैग्नीट्यूड्स, क्या बोला गया है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए बी एंड सी आर 3, 4, 5 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब समझिए क्या है, इसका मतलब क्या है, मतलब यदि ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू देखें तो ए की 3 आएगी, बी की 4 है, सी की 5 है। अब सवाल ये उठता है कि सर जी सवाल क्या है, तो सवाल ये है कि भैया फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। मैंने सिंपल सवाल पूछा है आपसे, वो बी और सी में भी पूछ सकता है और सी और ए में भी पूछ सकता है। तो भैया कैसे करना है सवाल, तो अब आप देखिए हमेशा जब आपको ऐसा सवाल बनेगा ना ए बी सी के मैग्नीट्यूड वाला सवाल, तो 99% वो क्या देगा, एक ट्रिपलेट देगा। क्या देगा, एक ट्रिपलेट देगा। तो यहां से ध्यान से देखिए 3, 4, 5 क्या होता है, एक राइट एंगल का ट्रिपलेट होता है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 9 और 16 25 राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, बराबर है। तो बस वही यहां पर कंडीशन है, ये आपने यहां पर बना दी। सबसे पहले तो मैंने ट्राइंगल बनाया है, मैंने बोला ठीक है। अब मैं यहां पर करता हूं इसकी नेमिंग। तो नेमिंग करी तो मैंने बोला यार ये ए वेक्टर मान लेता हूं, तो ये 3 हो गया। इसे मैंने बी वेक्टर मान लिया, तो ये मेरे पास में 4 हो गया। और ये वाला सी वेक्टर होगा ऐसे। क्यों ऐसे है, क्योंकि गिवन है सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर गिवन है, इसलिए सी वेक्टर इस बार इधर से इधर जाएगा। ये बात समझ में आई, मैंने बोला सही है। अब मैंने यहां पर पूछा है एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो अब आप यहां पर क्लियरली थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। ए वेक्टर को मैंने आगे बढ़ाया तो ये ए वेक्टर अभी भी ऐसे ही रहेगा, ये कितना बनेगा 90 डिग्री आंसर।
अब यदि वो आपसे पूछे किसी और के बीच में एंगल तो क्या करोगे बताओ? तो भैया सर जी सबसे पहले तो मैं नॉर्मल एंगल निकाल लेता हूं। तो नॉर्मल एंगल मतलब ये है, ये 90 का बराबर है, ये 3 है, ये 4 है, तो बोलो ये वाला एंगल कितने डिग्री का आना चाहिए? लगाओ सोचो, क्योंकि ये तो 5 है, तो आप लिखोगे साइन थीटा बराबर 4/5। सही है क्या? साइन थीटा बराबर 4/5 अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये वाला एंगल आएगा 53 डिग्री का, तो ये वाला एंगल आएगा 37 डिग्री का। अब मैं यहां पर आपसे दो सवाल और बना सकता हूं इसके अंदर में। सवाल क्या है कि भैया देखो, बी और सी के बीच का एंगल और सी और ए के बीच का एंगल, ये तीन ही सवाल बनेंगे इसमें एंगल के लिए, यस और नो। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, मैंने लिखा हरे में नहीं दिख रहा हो कोई बात नहीं, मैं बोल भी रहा हूं भैया साथ में, बी और सी का एंगल, सी और ए का एंगल भी आपको यहां पर बताना है। तो ए और बी का तो मैंने क्लियरली लिख दिया 90, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इन दो एंगल में आपको यदि परेशानी हो रही है तो जरा ध्यान से देखिए, बी और सी का एंगल कब होगा सोचिए। यदि मैं इन दोनों को क्या कर दूं, आगे बढ़ा दूं, तो देखो बी वाला ऐसे आगे बढ़ेगा, क्या मैं नीचे बना रहा हूं क्योंकि ऊपर दिखेगा नहीं, अभी ऊपर छत पे चढ़ गया वो। और सी वाला क्या ऐसे बनेगा क्या, देखो ये ऐसे जाएगा क्या सी वेक्टर वाला? मैंने बोला बिल्कुल सही है, इस लाइन को पीछे लेके आओ, इस लाइन को इधर लेके आओ, सही बात है कि नहीं? अच्छा, जब ऐसे करोगे तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 37 डिग्री का है, मतलब ये अपोजिट एंगल है, तो क्या ये वाला भी 37 डिग्री का है? बिल्कुल सही बात है, तो ये 37 डिग्री आ गया यहां पर। एंड व्हाट अबाउट ए और सी? अच्छा, इसमें तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं आ रही है, तो 53 डिग्री का है क्योंकि दोनों का टेल एक जगह पर मेरे पास में प्रेजेंट है, तो इस वाले पर्टिकुलर सवाल में कोई परेशानी नहीं है। क्लियर है? लेकिन यदि उसने ऐसा बोला होता कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 बोला होता तो क्या होता था? तो थोड़ा सा सवालों में परिवर्तन होता था। देखो ये सवाल चल रहे हैं, ये मत सोचना भैया कॉन्सेप्ट तो चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है, कॉन्सेप्ट इज अलोंग विद द सेम सिचुएशन। सेम सवाल को मैं रिपीट करता हूं इस बार मैं लिख देता हूं क्या, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर बराबर 0, और ए बी एंड सी क्या है, क्रमशः 3 4 5 है, तो एंगल बताने हैं। बोलो कैसे करोगे? सवाल को करने का तरीका वही है, आपको इतना तो पता होना ही चाहिए, 3 4 5 ट्रिपलेट है। अब मैं आपको बता दूं 3 4 5 आसान नंबर हैं, उसके आगे 6 8 और 10 आ सकते हैं, 6 8 10 भी ट्रिपलेट बनाता है। कैसे? 6 का स्क्वायर करो 36, 4 का स्क्वायर करो, सॉरी 8 का स्क्वायर करो 64, 36 प्लस 64, 100 का रूट लो 10, हो गया ट्रिपलेट। अब इस 3 4 5 में 2 का मल्टीप्लाई किया, अगली बार 3 का कर लो, मतलब 9 12 और 15, 5 12 और 13, 5 12 एंड 13 भी एक ट्रिपलेट होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मैंने बोला यदि मैंने इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी, कंडीशन पे ध्यान दीजिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 है, तो भैया ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर ऐसे आना चाहिए, इसके बिना कोई ऑप्शन नहीं है। चलो अब मैं एंगल निकालने के लिए क्या करता हूं, मैं जानता हूं कि भैया अभी थोड़ी देर पहले देखा था मैंने, ये वाला एंगल 53 डिग्री का था, ये वाला 37 डिग्री का था और ये वाला 90 का था। अब मैंने इसको आगे बढ़ाया तो ये ए वेक्टर बन गया, ये इसको मैंने आगे बढ़ाया तो ये बी वेक्टर बन गया, और इसको मैंने इधर बढ़ाया तो ये सी वेक्टर बन गया। अभी भी एज इट इज चल रहा है डायग्राम में, मैंने बोला बिल्कुल सही है। चलो अब एंगल देखना चालू करते हैं। ए एंड बी के लिए देखो फिर से, तो भैया ए और बी में कोई फर्क है क्या? दोनों की टेल मिला दी मैंने, देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों की टेल मिल गई। मैंने वो बिल्कुल सही है, मतलब आंसर आएगा 90 डिग्री। ये सवाल है, ये बोलो हलवा सवाल है एकदम। अच्छा अब देखो बी इधर जा रहा है, सी इधर जा रहा है, देखो बी इधर जा रहा है, सी इधर जा रहा है, दोनों के टेल मिल गए। ये 37 डिग्री, तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 180 माइनस का 37, सब्ट्रैक्ट करके देखो आंसर कितना आएगा, 180 में से गए 40, तो ये आएगा 143। तो ये किसके किसके बीच का है? ये है बी और सी के बीच का एंगल है, ये कितना है 143 डिग्री। चलो आगे बात करते हैं सी और ए के लिए। तो देखो सी और ए के लिए क्या होगा भैया, देखो ये सी आगे बढ़ गया, ये ए एज इट इज अपनी जगह पर, ये टेल हो गई, ये गया 53, तो ये आएगा कितना 180 माइनस का 53, तो सब्ट्रैक्ट करो 180 माइनस का 53 करोगे तो ये आएगा 7 2 127 डिग्री। क्लियर है?
इन तीनों का एडिशन करके देखो 360 आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा? 360 बराबर है। देख लो 7 और 3 10, 0, 9 और 1 10। अब मैं आपको पीछे लेके चलता हूं। किधर गया पीछे? यहां पर देखो कितना आया था 91। किधर गया? लिखे नहीं क्या मैंने आंसर? चलो कोई बात नहीं। 90, 135 और 135 देख लो आंसर 270, 90, 360 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ओके मैंने एक पेज ज्यादा लिख दिया क्या? चलो ठीक है कोई बात नहीं। चलो एक और सवाल की बात करते हैं। हमारे पास में एक गरीब सा व्यक्ति है। हमारे पास में एक गरीब सा व्यक्ति है। उसने क्या किया? पहले वो नॉर्थ गया, बाद में वो ईस्ट गया। ऐसे सवाल है ये। हालांकि ये ज्यादा सवाल आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी ज्यादा देखने को मिलेंगे। अ मैन गोज टू 10 मीटर नॉर्थ एंड देन 20 मीटर ईस्ट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो कई लोगों को लग रहा होगा सर ये डिस्प्लेसमेंट तो आपने सिखाया ही नहीं है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने इतना तो बताया ना, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सवाल वेक्टर के अंदर चल रहा है और कुछ नहीं है। तो क्या करोगे बताओ? ये पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया आपने, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये क्या है? साउथ है। इसके ऊपर इस आदमी को चलवाओ। कैसे चल रहा है भैया? पहले देखो यहां से हमेशा स्टार्ट किया, इसने गया इधर में, कितना चला ये? 10। उसके बाद में ये चला इधर, कितना चला? 20। तो आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा ये वाली साइड। बोलो कितना आएगा? अंडर द रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस का 20 स्क्वायर करो 400, अंडर द रूट ऑफ 500, मतलब आंसर आ रहा है 10 रूट 5। आंसर कितना आ रहा है? 10 रूट 5। अब इसमें यदि मैं बात करूं, सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो ये 10 इंटू रूट 5 मतलब आएगा 2.23। सो ये आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 22.3 मीटर। बोलो कर सकते थे क्या इस सवाल को? इस सवाल को कर सकते थे या नहीं कर सकते थे कि सवाल ने डराया आपको? बोलो फटाफट से। डर लगा के इस सवाल से? चलो कोई बात नहीं, जिनको डर लगा हो उनको हम लोग और आगे बात करते हैं। और आगे यदि मैं सवाल लेता हूं हमारे पास में, फिर से सवाल देखो, मैंने आपको बोला था 5, 12, 13 वाला। ये भी सवाल आपको डीपीएस में मिलेगा। कैसे कि कुछ ऐसा रहा होगा सवाल, फटाफट करके दिखा दो। 5, 12, 13 पी क्यू एंड आर हैं और कंडीशन गिवन है आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस का क्यू वेक्टर। ठीक है, और मैं यहां पर आपसे पूछ रहा हूं एंगल बिटवीन क्यू एंड आर। फटाफट एंगल बिटवीन क्यू एंड आर बताओ। एंगल बिटवीन क्यू एंड आर, पी एंड आर, पी एंड क्यू, सबका निकाल लो। चलो क्या दिक्कत है? तो मैंने क्या बोला, देखो जब भी आपको ऐसा सवाल देगा तो वो हमेशा ट्रिपलेट ही देगा, क्योंकि उससे एक एंगल आपको मिल जाता है। और यहां पर जो ऑप्शंस है वो ऐसे नहीं है जैसे आप सोच रहे हो कि भैया 37 डिग्री या 50 डिग्री वाले, ऐसे कोई ऑप्शंस नहीं है। यहां पर नॉर्मल ऑप्शंस रहेंगे, जैसे कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग, ऐसा डेटा कुछ तो भी आंसर में आपका निकल के आना चाहिए। तो चलो फटाफट करते हैं। ये है ट्रिपलेट, पी प्लस क्यू इक्वल्स टू आर है, तो आपका जो ट्राइंगल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा और ये इधर से जाएगा। ये है पी वेक्टर, ये है क्यू वेक्टर और ये है आर वेक्टर। फटाफट करते चले जाओ। बोलो अब आपको देखो ये क्यू ट्रिपलेट है 25 और 144। 5 का स्क्वायर करो 25, 12 का स्क्वायर करो 144, दोनों को ऐड करो 169, 169 का रूट लो 13। तो भैया ये वाली साइड आएगी आपके पास में 5, ये वाली साइड आएगी 12 और ये वाली साइड आएगी 13। अगेन अ ट्रिपलेट। मैं यही बोलने की समझाने की कोशिश कर रहा हूं भैया, ऐसा ही आपको मिलेगा। अब आपसे सवाल पूछा जाता है भैया एंगल बताना है आपको क्यू और आर के बीच में, पी एंड आर के बीच में, पी और क्यू के बीच में। तो सबसे आसान वाला एंगल है पी और क्यू के बीच में, ये पी है ये क्यू है, एंगल आएगा 90 कंपलसरी। 5, 12, 13 ट्रिपलेट ये आप लोगों ने कर लिया होगा 90। चलो आगे बढ़ो। पी एंड आर के बीच में बोलो, पी एंड आर के बीच में कैसे निकालोगे? तो आपने बोला ये पी है ये आर है, मैंने इसको मान लिया थीटा, इसको मैंने क्या मान लिया? थीटा। तो आप क्या लिखोगे? कॉस थीटा बराबर पी बाई आर। सही है क्या? और पी कितना है? 5 है और आर कितना है? 13।
सो भैया थीटा आएगा कॉस इनवर्स ऑफ 5/13। क्लियर है? बोलो फटाफट से। अरे थीटा कॉस इनवर्स 5/13 आएगा। दिस इज द आंसर। खत्म। ये कौन से के बीच में है? पी और आर के बीच में, मतलब ये वाला भी आपका हो गया कितना? कॉस इनवर्स 5/13। चलो ऐसे ही मैं यहां पर आगे बात कर लेता हूं थोड़ी सी। इस वाले की बात करते हैं अल्फा की। तो देखो क्या करना पड़ेगा, इसको आप ऐसे निकालोगे, इसको आप ऐसे निकालोगे। ये आया इधर से, ये इधर से आया है, सही है। मैंने मान लिया यदि ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा? अल्फा। अब इस वाले ट्राइंगल को मैंने थोड़ा सा किया कंप्लीट। ये है 12, ये है 13। क्लियर है? तो देखो ये अगेन राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहां लिखोगे कॉस अल्फा बराबर 12/13। सही है कि नहीं? क्यों 12/13? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। सो आपके पास में आएगा अल्फा बराबर कॉस इनवर्स ऑफ 12 डिवाइडेड बाई 13। फटाफट। तो इसका आंसर किधर गया? इस वाले का आंसर लिखोगे कॉस इनवर्स 12/13। कर लोगे क्या ऐसे सवालों को? फटाफट बोलो। देखो मैं जानता हूं समय बड़ा बलवान है, समय की कीमत हम लोगों को करनी है, लेकिन सवालों को आपका आना भी आपको जरूरी है। एक ही वैरायटी के बहुत सारे सवाल हो चुके हैं। अभी आगे बढ़ता हूं मैं अगले सवाल की तरफ। सवाल क्या बोला गया है जरा ध्यान से सुनते हैं हम लोग। हमारे पास में दो वेक्टर हैं, एक है पी और एक है क्यू, और इनका जो भी रिजल्टेंट आ रहा है वो पी के परपेंडिकुलर है। वो क्या है? पी के परपेंडिकुलर। तो सवाल लिखता हूं मैं। सवाल है द रिजल्टेंट ऑफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू क्यू वेक्टर। इज परपेंडिकुलर टू, सॉरी क्यू नहीं, पी वेक्टर, क्योंकि मेरा पहला मैं पी मानता हूं। परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर। फाइंड द एंगल बिटवीन। अब देखो, अब यहां पर भी वही सिचुएशन है भैया, किसी के भी बीच में आपसे एंगल पूछा जा सकता है, लेकिन जनरली यहां पर पूछा जाता है पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर के बीच में। अब क्या करोगे इस बार? इस बार तो आपकी गाड़ी पक्के से अटक गई है। इस बार आपकी गाड़ी अटक गई है। पहले क्या था? पहले बहुत ही आसान आसान सा लग रहा था कि आराम से आप करते चले गए। अब इस सवाल को करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई देखो रिजल्टेंट ऑफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर बोला है, और वो क्या है? यदि मैंने ये वाला पी वेक्टर कंसीडर किया, ये वाला क्यू वेक्टर कंसीडर किया, तो ये इनका रिजल्टेंट आर आएगा। सही बात है, मैंने वो बिल्कुल सही बात है। बट ये एंगल तो 90 होना चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा है। मतलब ये वाला डायग्राम मेरा क्या हो गया? गलत हो गया। हम लर्निंग फेज में मैं सीख रहा हूं भैया कि अप्रोच कैसे पकड़नी है। ये बात ध्यान रखना। करने को ये सवाल मैं डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप में ही कर दूंगा, लेकिन आप कैसे पकड़ोगे? आपका पकड़ना जरूरी है, मेरा पकड़ना कोई जरूरी नहीं है। तो मैंने बोला ये अप्रोच गलत हो गई। मतलब मेरे दिमाग में एक बात आ गई, हो ना हो ये क्यू की जो वैल्यू है वो 90 से बड़ी होनी चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? उसका रीजन ये, क्योंकि आर को आपको परपेंडिकुलर बनाना है। तो भैया आपने पहले दिमाग लगा दिया, आर को इधर बना दिया, पी वेक्टर को इधर बना दिया, तो क्यू वेक्टर कहीं यहां पर बन रहा होगा। क्यू वेक्टर यहां पर कहीं आपके पास में बनते हुए नजर आएगा। अब क्या करें सर जी? अभी भी सॉल्व तो कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला देखो सॉल्व होगा क्यों नहीं, आप जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अच्छा, तो मैंने क्या माना कि भैया पी और क्यू के बीच का एंगल है थीटा। मैंने बोला सही बात है। और दूसरी बात मैंने यहां पर जो मानी है वो ये है कि ये वाला एंगल है 90, जो कि सवाल में गिवन था। हरा है, नहीं दिख रहा होगा, 90 है। मैं बोल रहा हूं किसके किसके बीच का एंगल है? आर और पी के बीच का एंगल है 90 डिग्री। अच्छा, तो अब एक बात बताओ, मुझे इतना पता है कि रिजल्टेंट, यदि ये रिजल्टेंट है, बराबर है, रिजल्टेंट ने इस वेक्टर से एंगल बनाया है 90, ये मुझे पता है। तो मैं लिख सकता हूं क्या? tan अल्फा बराबर मुझे मालूम है क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस का क्यू कॉस थीटा होता है। कब? यदि रिजल्टेंट आर, क्या रिजल्टेंट आर मेक्स एन एंगल थीटा, सॉरी मेक्स एन एंगल अल्फा विद द पी वेक्टर। ये आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। रिकॉल कीजिए भैया फटाफट। ये पी वेक्टर है, ये आपके पास में क्यू वेक्टर है, ये एंगल थीटा है, ये रिजल्टेंट आर वेक्टर है, तो ये वाला एंगल अल्फा निकालने का फॉर्मूला यही है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर कंडीशन क्या दे रखी है कि भैया ये अल्फा की जो वैल्यू है वो है 90, तो आपने लिख दिया tan 90। tan 90 का मतलब होता है इन्फिनिटी, जिसका मतलब होता है 1/0।
इसका मतलब ये है कि भैया Q साइन थीटा अपॉन P प्लस का Q कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू दिस, बराबर है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो से इधर करोगे तो जीरो, तो आपके पास में आएगा P प्लस का Q कॉस थीटा बराबर जीरो। सॉल्व कर लीजिए, थीटा बराबर आएगा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस का P बाई क्यू। इसका मतलब आपको ऑप्शन में ऐसे ही चार ऑप्शन दिए होंगे, कैसे, साइन इनवर्स P बाई क्यू, कॉस इनवर्स P बाई क्यू, साइन इनवर्स माइनस P बाई क्यू, कॉस इनवर्स माइनस P बाई क्यू, ऐसे ही ऑप्शंस आपको वहां पर भी गिवन होंगे। ये बात क्लियर है। चलो अब हम लोग और अपने आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैंने अब तक 5 सवाल तो कम से कम करवा दिए होंगे ना भैया, क्योंकि देखो क्या ना, समय भागते जा रहा है भागते जा रहा है भागते जा रहा है, और मैं इसे रोकने की कोशिश पूरी कर रहा हूं। अब देखो अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। यहां पर ये सवाल में बहुत लोगों से गड़बड़ी होती है। देखो सवाल सुनो क्या है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस, फोर्सेस लिख के आए या वेक्टर लिख के आए, इज 18 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 12। ध्यान से देखो, इस लाइन का मतलब समझिए मेन क्या है। ये मीनिंग नहीं समझोगे तो परेशानी होगी। सवाल को पढ़िए और मीनिंग निकालिए। यहां पर बोला गया है, हमेशा यही सवाल बनेगा, बस डेटा बदलेगा। द रिजल्टेंट इज, या रिजल्टेंट मेक्स 90 डिग्री with smaller force find the forces, ऐसा सवाल होगा। सवाल को फटाफट लिख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए अपने इस पे। तो देखो सवाल को पढ़ने के बाद में देखो क्या होता है ना, कई लोग यहां पर कंफ्यूज होते हैं। पहली लाइन के अंदर में क्या लिखा है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस इज 18। इसका मतलब ये है कि भैया यदि P वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि मैंने P माना तो इसकी वैल्यू है, और एक Q वेक्टर लिया, इसका मैग्नीट्यूड मैंने Q मान लिया, ठीक है, दो मैंने ले लिए। तो सवाल के अंदर में क्या गिवन है, आपको गिवन है P प्लस का Q बराबर 18 गिवन है। दूसरा देखो क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ द रिजल्टेंट, मतलब मॉड ऑफ P वेक्टर प्लस का Q वेक्टर, ये आपको, इसका यदि मैं मॉड लेता हूं तो ये आपको 12 गिवन है। ध्यान दीजिए, दोनों चीजों का डिफरेंस समझिए। क्या ये वाली बात आपको समझ में आ रही है? मैं बोला सर ये ठीक है, समझ में तो आ रही है, पर इसका करें क्या? मैं बोला देखो इसको तो आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, ये तो सिंपल है। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को उठाते हैं, मतलब इसको उठाते हैं। तो देखो इससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे तो सर कुछ नहीं निकल रहा है। मैं बोला निकलेगा क्यों नहीं, इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करोगे तो आएगा P स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर प्लस का 2PQ कॉस थीटा बराबर 144। अब कई लोग बोल रहे होंगे सर ये कहां से आया, ये तो पता ही नहीं लगा, ये कॉस थीटा अचानक कहां से आ गया। तो भैया देखो क्या लिखा है सवाल के अंदर में, पढ़ो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? मैंने बोला बिल्कुल सही है। तो इस अंडर रूट वाले की जो वैल्यू है वो है आपके पास में कितनी है, वो है 12, बराबर है। इसका स्क्वायर करोगे तो ये रूट हटेगा कि नहीं हटेगा? मैंने बोला बिल्कुल हटेगा। तो चलो मैंने आपके लिए एक बार और लिख दिया, अब इसमें क्या दिक्कत है, ये बात अब समझ में आ गई क्या? कई लोगों को पहली बार में नहीं समझ में आया होगा, मैं जानता हूं, तो शर्माए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, होता है भैया, पहली बार कर रहे हो तो होगा ऐसा। मैं बोला सर इसका करें क्या, ये तो कुछ नहीं हुआ, इससे तो कुछ नहीं निकला, P प्लस Q है, ये 2P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, कुछ कर ही नहीं पा रहे। अब कई लोग यहां पर क्या करते हैं कि Q की वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर देते हैं, तो भैया फिर भी आपके पास में दो अननोन है। देखो टोटल देखो क्या हो रहा है सवाल में, एक अननोन, दो अननोन, P और Q तो निकालने हैं, P Q और थीटा अननोन हो गए टोटल 3, और इक्वेशन है 2, इसीलिए सवाल अटक गया। तो इसके लिए उसने सवाल के अंदर में कंडीशन दे रखी है क्या, द रिजल्टेंट मेक्स 90 डिग्री विद द स्मॉलर फोर्स। तो रिजल्टेंट का एंगल यदि मैंने अल्फा मान लिया तो ये है Q साइन थीटा अपॉन P प्लस का Q कॉस थीटा। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सवाल किया था, यदि आपको याद हो तो, क्या रिजल्टेंट का एंगल 90, तो क्या कंडीशन आती है, रिजल्टेंट 90 है, मतलब ये डिनोमिनेटर क्या होगा, 0 होगा। तो आप लिखोगे कॉस थीटा बराबर माइनस का P बाई Q। कैसे लिख रहा हूं देखिए, इसको 0 के बराबर करूंगा मैं, ध्यान से सुनिए,
इसको मैंने किया इक्वल टू 0, लिख देता हूं यहां पे p प्लस का q cos थीटा बराबर आया 0, तो भैया q cos थीटा बराबर आएगा माइनस का p, तो cos थीटा बराबर आएगा माइनस का p बाई q। रफ वर्क है ये पूरा, क्लियर है। अब इस वैल्यू को जो आपने निकाली है यहां पर, इसको उठा के यहां पर पुट कर दीजिए, तो देखो क्या मिलेगा आपको। तो मैं आगे वाले पेज पे करूंगा तो क्या होगा, आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। किस प्रकार से, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq, और कॉस थीटा की जगह क्या था, माइनस का p बाई क्यू था। सही बात है कि नहीं, मैंने देख लो एक बार, माइनस का p बाई क्यू है, और ये किसके बराबर है, ये है 144 के बराबर। सही बात है, मैंने वो बिल्कुल सही बात है। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, q से q कटेगा, यहां पर ध्यान दीजिए, ये आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर बराबर 144। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर इक्वल्स टू 144। गाड़ी कई लोगों की फिर से अटक गई, सर अब क्या करें, तो मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस का बी, और इनटू होता है ए माइनस का बी। यस, ये फॉर्मूला याद है सब लोगों को। तो सर इससे क्या होगा, मैं बोलूंगा इससे होगा, क्यों नहीं होगा, जरा ध्यान तो दीजिए इधर। मैं इसको लिख सकता हूं, मैं q प्लस का p इंटू क्यू माइनस का p बराबर 144। सर हुआ तो अभी भी कुछ नहीं, चल तो वैसे ही रहा है गाड़ी। मतलब देखो थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको दिखेगी कि आपको मालूम है यार p प्लस क्यू की वैल्यू 18 है। यदि 18 है तो मैं इसको यहां पर पुट कर सकता हूं, तो ये आएगा 18 इंटू क्यू माइनस का p बराबर का 144। किससे डिवाइड करोगे, वैसे तो 118 की टेबल ही आनी चाहिए, 18 अट्ठे 144, तो q माइनस पी बराबर आ रहा है आपके पास में 8। अब इक्वेशन लिखिए दूसरी वाली, क्या है दूसरी इक्वेशन, q प्लस का p बराबर है 18, दोनों को ऐड कर दीजिए, 2q बराबर आएगा 18 और 8 26, तो q की वैल्यू आएगी 13, और q की वैल्यू है 13, तो p की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो भैया छोटा वाला फोर्स है 5 और दूसरा वाला फोर्स है 13। क्या इस क्वेश्चन से आप लोग सहमत हैं, फटाफट देखिए, एक बार और रिवाइज कीजिए, एक बार और रिकॉल कीजिए कि ये ऐसा जो सवाल आपके सामने बन रहा है, क्या आप लोग इसे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखो फटाफट से, हो गया, ये वाली कहानी आ गई, ये वाली कहानी आ गई, ये सॉल्व करने का है। अब मैं आपको बता दूं, जो मैंने यहां पर डेटा लिखा है 18 और 12, बस यही डेटा बदलेगा और तमाम तरह के सवाल बनेंगे इसके ऊपर में। मैंने बोला ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं सर जी। आगे बढ़ने पर सर जी आपको एक सवाल दिया गया है। देखो क्या है ना, सवालों का ये जो डेटा होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि डेटा हम लोग प्रॉपर नहीं लेंगे ना, कई बार क्या होता है सवाल अटक जाते हैं। जैसे मैं आपके पास में सवाल देता हूं, आपको गिवन है ए वेक्टर बराबर कुछ तो भी, कितना गिवन है भैया मेरे पास, 3i कैप प्लस का 4j कैप, 3i कैप प्लस का 4j कैप गिवन है, और दूसरा गिवन है बी वेक्टर बराबर क्या गिवन है, 7i कैप प्लस का 24j कैप, 7i कैप प्लस का 24j कैप गिवन है। और बोला क्या गया, द वेक्टर, फाइंड वेक्टर, आपको एक वेक्टर फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड एज b and direction parallel to a, डायरेक्शन पैरेलल टू ए वेक्टर। फटाफट अब देखो, दिमाग लगाओ इस सवाल के ऊपर में क्या हो रहा है, कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखो आपको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड तो बी वेक्टर के बराबर हो और डायरेक्शन किसके बराबर, कैसी हो, ए वेक्टर के पैरेलल। तो एक बात बताओ, हम लोगों को एक वेक्टर जो लिखा जाता है वो वेक्टर का मतलब क्या होता है, हम लोग लिख दे मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, बराबर है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बराबर है। मतलब यदि मैंने पी वेक्टर डिफाइन किया तो आप लिखोगे पी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ पी वेक्टर इनटू पी कैप। इसका मतलब क्या है समझिए फटाफट, पी इज अ वेक्टर, मॉड ऑफ पी का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड, और पी कैप का मतलब क्या है,
पी कैप का मतलब है डायरेक्शन इन द पी वेक्टर। बात समझ में आ रही है? अब ये है यूनिट वेक्टर, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, सवाल पे फोकस करिए। देखो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए। अब मैंने तो यहाँ पे जो भी नंबर लिया वैसे ही नंबर आपको भी मिलेंगे। अब मैंने देखो इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर चाहिए। यहाँ पर भैया आपको जो वेक्टर चाहिए उसका मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, बी वेक्टर के बराबर का। तो भैया बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो आप निकालेंगे अंडर द रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस का 24 स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, मैं बताऊं 24 24 476 49 आएगा कितना, अंडर रूट 625, सॉरी 576 प्लस 49 625, तो मॉड ऑफ बी वेक्टर आएगा आपके पास में 25। ठीक है, ओके। अब आपको चाहिए पी कैप। पी कैप का मतलब क्या है, पी कैप का मतलब है, ये किधर चला गया, मिट गया, क्या चक्कर है? हाँ अबे सवाल मिट गया, ओ नो मैंने सवाल मिटा दिया गलती से। ओके कोई बात नहीं, अब आपको इतना ध्यान हो रहा होगा मेरे पे सवाल, तो फिर मैं फिर से लिख दूंगा, थोड़ा सा तो चाहिए ही चाहिए। ए वेक्टर बराबर था 3i कैप प्लस का 4j कैप, और बी वेक्टर बराबर था आपके पास में 7i कैप प्लस का 24j कैप। कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। मैंने क्या निकाल लिया है, मैंने बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया था, कितना आया था 25। अब आपको देखो मैं यहां पर लिख रहा था क्या कि भैया पी वेक्टर आपको चाहिए, जिसका मतलब है जिसके में यहां पर पी वेक्टर और पी कैप है, बराबर है, यही चाहिए था नहीं चाहिए था। तो मैंने ये वाला काम तो कर लिया, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड मुझे बी वेक्टर के बराबर चाहिए। और क्या होना चाहिए, तो वो पैरेलल टू ए वेक्टर होना चाहिए, पैरेलल टू ए वेक्टर। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर, सॉरी परपेंडिकुलर बना दिया, पैरेलल टू ए वेक्टर। तो कैसे निकालूंगा, मतलब आपको निकालना है ए कैप। तो ए कैप निकाला जाएगा कैसे, 3i कैप प्लस का 4j कैप अपॉन अंडर द रूट ऑफ 9 प्लस 16 25, मतलब आएगा कितना, 3i कैप प्लस का 4j कैप अपॉन 5। अब आपको इसका कॉम्बिनेशन करना है, तो भैया पी वेक्टर आएगा कितना, 25 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5, 5 से काट लो, मतलब आएगा 15i कैप प्लस 20j कैप, 15i कैप प्लस का 20j कैप विल बी द आंसर। हुआ सवाल, बोलो होगा या नहीं होगा, क्लियर है? चलो और आगे सवाल लिखता हूं मैं एक और सवाल। देखो एकदम आसान है। अब मैंने एक सवाल बना, देखो ये सारी वैरायटी है जो इसके अंदर में यहां पर बनती हैं। मेरे पास में क्या है, एक ए वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, सवाल दिया गया है ए वेक्टर बराबर 4i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 6k कैप, और एक बी वेक्टर और दिया गया है, और बी वेक्टर है मेरे पास में -i प्लस का 3j माइनस का 8k कैप। सवाल क्या है, फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सवाल सुनिए फटाफट से, देखिए क्या बोला गया है। आपके पास में दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब आपको ए और बी का पहले तो रिजल्टेंट निकालना और उसके बाद में इनके पैरेलल एक वेक्टर निकालना। तो कैसे निकालोगे, तो भैया सबसे पहले तो मैं इतना स्टेप सॉल्व करता हूं, रिजल्टेंट। बोलो रिजल्टेंट का मतलब क्या है, रिजल्टेंट का मतलब है ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। मैंने बोला सही बात है। तो भैया इनका रिजल्टेंट निकालोगे, 4 और 1 कितना आएगा, 3i कैप, 3 और 3 आएगा 6j कैप माइनस का 2k कैप। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब आपको क्या चाहिए, ये जो रिजल्टेंट आया है इसके पैरेलल होना चाहिए। मतलब क्या है, पैरेलल का मतलब क्या है कि भैया डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट शुड बी सेम, बराबर है। मतलब जो भी रिजल्टेंट आए इसकी डायरेक्शन और जो आपको यूनिट वेक्टर चाहिए उसकी डायरेक्शन सेम आनी चाहिए। लेकिन पहले यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, तो इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप लिखोगे क्या, अंडर द रूट ऑफ 9 प्लस 36 प्लस का 4, तो यह आएगा कितना, 36 9 और 4 13, अंडर रूट 49, मतलब आएगा 7।
तो भैया यूनिट वेक्टर चाहिए आपको, तो भैया यूनिट वेक्टर कितना आएगा, तो भैया मैं उसको मान लेता हूं पी कैप, तो ये आएगा कितना 3i कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 2k कैप और डिवाइडेड बाई 7, बस खत्म। भैया वेक्टर तो आपको मिल गया ना रिजल्टेंट वाला, वेक्टर तो आपको मिल चुका है रिजल्टेंट वाला, बस आपको क्या चाहिए, इसके पैरेलल चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है, ए वेक्टर यदि गिवन होता आपको और मैंने बोला था ए का यूनिट वेक्टर निकालिए, तो वही तो है, बस क्या है, पहले आपसे सवाल में रिजल्टेंट निकलवा लिया है और उसके बाद में वेक्टर निकालने को बोल रहा है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सवाल गिवन है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर माइनस का मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये कंडीशन दे रखी है सवाल के अंदर में। क्या बोला गया है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर माइनस टाइम्स मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर बताया गया है। अब पूछा क्या गया है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन कैसे कैसे दे रखे हैं, बोला है ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर, या ऐसा लिखा है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एक्स इन सेम डायरेक्शन, एक्स इन अपोजिट डायरेक्शन, या एक्स इन एट सम आर्बिट्री एंगल। तो भैया सिंपल सी बात है, बताओ कैसे करोगे इसको। तो मैंने लिखा आई नो दैट, आप लिखोगे वी नो दैट मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब क्या करो, इन दोनों को कंपेयर करो तो आपको मिलेगा कॉस थीटा बराबर -1, तो इसका मतलब है थीटा बराबर आएगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री मतलब क्या है, एंटी पैरेलल। क्लियर है, एंटी पैरेलल। अच्छा भैया सवाल समझ में, बहुत आसान सवाल था। कोई एक बात बताओ, इसमें जरा सा भी तकलीफ थी क्या इस सवाल के अंदर, कोई तकलीफ नहीं थी। ऐसी सवालों को देख के ना आप वैसे बेहोश हो जाते हो कि यार ये सवाल पता नहीं कहां से कौन सी दुनिया का सवाल सर ने लाके दे दिया, कोई नहीं है। अच्छा चलो हम लोग एक और सवाल करेंगे अभी फटाफट। देखो मेरा काम है आज सवाल ही सवाल करवा रहा हूं मैं, बस ये है कि थोड़ा कुछ सवालों का डेटा याद है, कुछ का नहीं है। अब यहां पर एक सवाल दिया गया, मैं इसका सवाल का डेटा लिख देता हूं पहले, क्योंकि सवाल का डेटा नहीं लिखूंगा तो बहुत परेशानी हो जाएगी। सवाल लिखा गया है पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी एंड डी, ऐसे दिए गए हैं कितने, ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 5k कैप, बी वेक्टर बराबर गिवन है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, सी वेक्टर गिवन है 7i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप, और डी वेक्टर आपका गिवन है 4i कैप प्लस का 6j कैप। तो आपसे पूछा गया है ए बी एंड सी डी में क्या रिलेशन है, ए बी एंड सी डी में क्या रिलेशन है, ये आपसे सवाल के अंदर में पूछा गया है। सवाल देखो, सुन लिया सवाल आपने, 4 वेक्टर के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं ए बी सी डी, ओके। तो आपसे पूछा गया ए बी और सी डी, तो सबसे पहले आपका काम है कि आप निकालो ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर का मतलब आप लिखोगे ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर, ये चीज सिखाई हुई है, तो मतलब आपको बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इधर से इधर सब्ट्रैक्ट करना चालू करो। कितना आएगा, 4 में से 3 गया आई कैप, 5 में से 4 गया प्लस का जे कैप, 6 में से ये गया 5, तो ये आएगा प्लस का के कैप। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, यहां पर कुछ तो भी गड़बड़ी नहीं, सही है चलो। अच्छा ये हो गया। अब मेरे को बताओ यहां पर सी डी वेक्टर लिखो, बताओ फटाफट से सी डी वेक्टर, ये लिखा जाएगा ओडी वेक्टर माइनस का ओसी वेक्टर, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो। देखो 4 में से 7 गया, कितना आएगा, यहाँ कुछ तो भी बजा था क्या अभी, माइनस का 3i कैप, 6 में से 9 गया माइनस का 3j कैप। अब यहां तो कुछ है ही नहीं, खाली है, मतलब ये जीरो तो है, जीरो में से इसमें गया तो ये आएगा माइनस का 3k कैप। सही है क्या, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। यहां तक तो सर जी हमारा काम हो गया। अब सवाल ये है कि इनको पहचानना है, ये सीरीज है पैरेलल है क्या है। तो एक बात बताओ, देखो मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, -3 कॉमन निकालने के पश्चात आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, यस और नो। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। यदि ऐसा लिख पा रहा हूं
तो इसका मतलब ये है कि सी डी वेक्टर जो है वो है -3 टाइम्स ए बी वेक्टर, बराबर है। इसका मतलब क्या समझते हो? देखो इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्या हैं, एंटी पैरेलल। -3 आया, इसका मतलब है एंटी पैरेलल, माइनस नहीं आता तो इसका मतलब है दे आर पैरेलल, दे आर पैरेलल। क्लियर है? सो ये वाली कहानी यहां पर होती है, लेकिन रियलिटी में तो ये है कि भैया देखो क्या बोलते हैं, रियलिटी में तो ये है कि आपको ये माइनस वाइनस का लफड़ा वगैरह वाले ऑप्शंस नहीं दिए रहते हैं, बट कभी कभार दे भी दे तो उसको भी आपको तैयार रहना है। वैसे क्या किया जाता है, वैसे हम लोग क्या करते हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। किसका? ए बी वेक्टर का और सी डी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। आंसर 0 आया तो वो क्या है, पैरेलल है। हालांकि एंटी पैरेलल में भी दोनों क्या आते हैं, 0 ही आएंगे, क्योंकि साइन 180 भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है। तो पैरेलल आए चाहे एंटी पैरेलल आए, दोनों के लिए आपका आंसर तो क्या आ जाता है, यही आता है निकल के, क्या बोलते हैं इसको, 0 ही निकल के आता है। किसका आंसर? इसका आंसर। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। छोटे छोटे से सवाल करवा रहा हूं मैं आपके पास में। गिवन है सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सेलेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट, सेलेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है वो आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, बी ऑप्शन में दिया है सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, थर्ड ऑप्शन में दिया है सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। फटाफट से बताओ कौन सा आंसर सही है। बहुत ही फेमस सा सवाल है, हर कोई इसको ड्यूरिंग द लेक्चर करवाता है। जब क्रॉस प्रोडक्ट सिखाता है उसके तुरंत बाद में ये सवाल हर कोई करवाता है। हमने थोड़ा सा लेट किया, उसका रीजन ये है कि तब तक आपका थोड़ा सा ब्रशअप हो जाए, कुछ और सवालों से घूम फिर के आ जाओ, जिससे आपको कंफ्यूजन तो थोड़ा तो क्रिएट हो। तो बोलो फटाफट से क्या होगा इसमें, क्या करेंगे। तो ये देखो आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मतलब है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, ये तो नंबर आएगा एन कैप। तो ये एन कैप क्या बताया था मैंने, इट इज अ यूनिट वेक्टर, इट इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बराबर है। या मैंने इसको बताया था कि आपको बुक्स के अंदर में लिखा रहेगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन in which a vector and b vector are lying। मैंने बोला ठीक है। तो सर इससे कंक्लूजन क्या निकला कि ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। प्रॉब्लम होगी सी और डी के अंदर में। अब आपको एक बात बताता हूं, देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है, उसने बोला है सी वेक्टर। अब वो यदि सी वेक्टर है तो वो सी वेक्टर तो खुद ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो क्या वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो आंसर आ रहा है उसके परपेंडिकुलर हो सकता है? हो ही नहीं सकता, बिकॉज दिस सी वेक्टर एंड दिस सी वेक्टर्स आर व्हाट सेम, मींस दे आर पैरेलल। मतलब ये वाला गलत है और ये वाला अपने आप सही आ गया। अब मैंने इसको गलत करके इसको सही बताया, तो अब इसका सही होने का पीछे का एक्सप्लेनेशन भी सुन लीजिए कि भैया ए वेक्टर और बी वेक्टर को जब आप ऐड करोगे तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी उसी प्लेन में आता है, और यदि उसी प्लेन में आ रहा है तो मतलब वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ये श्योरली गलत हो जाएगा। क्या ये वाली बात आपको समझ में आई? अच्छा, यदि ये वाली बात समझ में आ गई तो और करते, एक दो सवाल और करते क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड, जिससे क्या है कि आप लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो। फाइंड वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। यही मैंने देख लेता हूं एक बार सवाल में, यही है क्या? हाँ यही है। बताओ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको सॉल्व करना है और आंसर बताना है क्या आ रहा है। फटाफट करो, देखो समय नहीं है, खत्म हो चला, लास्ट सवाल है ये मान के चलो, इसके बाद एक आध हुआ तो कराऊंगा, नहीं तो नहीं। बोलो फटाफट, ए वेक्टर से करोगे तो क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर इसका करोगे तो माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका करोगे तो आएगा प्लस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर,
और आगे आएगा माइनस का बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। फटाफट यहां पर देखो अब क्या होगा, अब होगा ये ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर 0, ये वाला भी क्या आएगा 0। क्यों आया 0? कई लोगों को तो ये याद ही नहीं आ रहा होगा 0 क्यों हुआ है सर जी, इसका रीजन तो हमें बता देते थे सर जी। तो भैया देखो ये है पैरेलल, ये है पैरेलल, एंगल है 0, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में एंगल 0 होगा तो आंसर आएगा 0। तो आपके पास बच गया माइनस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और प्लस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो काट दूं क्या इन दोनों को आपस में? कई लोग तो अभी तक काट चुके होंगे, लेकिन मैं बता दूं ये कटेगा नहीं। क्या होगा देखो, इसको लिख सकता हूं माइनस टाइम्स, ये तो माइनस बाहर का है, इसको क्या लिख सकता हूं माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता इस चीज को। कॉन्सेप्ट याद कीजिए, आपको सिखाया गया था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है माइनस टाइम्स बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो यही चीज मैंने यहां पर लिख दी है, और प्लस का ये बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर तो एज इट इज चल ही रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा बी वेक्टर क्रॉस का ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर क्रॉस का ए वेक्टर, मतलब आएगा 2 टाइम्स बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। बोलो यहां तक किसी को परेशानी? बोलो फटाफट से, फटाफट से। ओके, यदि ये समझ में आ गया है तो भैया देखो मैंने लगभग मुझे जहां तक लग रहा है 10 से 12 सवाल मैंने करवाए, हर पैटर्न के हर वैरायटी के जो पॉसिबल थे उन सवालों को मैंने यहां पर आपके सामने ले लिया है। और इसी के साथ में हमारा स्केलर्स एंड वेक्टर का जो सेक्शन है वो पूरी तरह अलॉन्ग विद द न्यूमेरिकल क्या होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा आप लोगों से कि एक सवाल और मैं आपको करवा देता हूं। सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं है। बोला गया है कि भैया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, ऐसा है तो फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यदि ये कंडीशन दे रखी है तो आपको बताना है एंगल कितना आएगा। फटाफट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर दे रखा है, ये दे रखा है तो आपको बताना है एंगल कितना आएगा बिटवीन ए एंड बी। अब कई लोग सोच में पड़ गए, क्या सोच में पड़ गए? क्योंकि सर जी हम तो जानते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है माइनस टाइम का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, और जबकि आपने तो यहां पे माइनस लगाया नहीं है, ये कब पॉसिबल है? अरे रे रे रे, मैंने बोला देखो कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मतलब आप लिख सकते हो ए बी साइन थीटा एन कैप, बराबर है। और इसके लिए मैं लिख सकता हूं बी ए साइन थीटा, एन कैप की जगह कुछ और ले लो, एम कैप लिख दिया मैंने, बराबर है। अब ये दोनों चीजें बराबर आपस में हो सकती हैं क्या? क्योंकि यहां पर एन कैप है, यहां पर एम कैप है, क्योंकि देखो एक ऊपर मुंह करके खड़ा है तो एक नीचे मुंह करके खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये चीज सिखाई हुई है आप लोगों को। तो ये कब पॉसिबल है फिर दोनों सेम हो जाए? सोचो यदि मैंने थीटा की वैल्यू यहां पर, थीटा की वैल्यू यदि मैंने 0 रख दी, थीटा की वैल्यू मैंने क्या रख दी 0 रख दी, तो बताओ क्या होगा? तो आप बोलोगे सर जी थीटा 0 रख दूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। मैंने बोला सही बात है, थीटा 0 होने पर क्या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 आएगा? बिल्कुल आएगा। और ये बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, इसका क्या होगा? तो भैया ये भी तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर भी तो क्या आएगा 0 आएगा। मतलब एक आंसर जो पॉसिबल है इसका वो है 0 डिग्री। लेकिन इस ऑप्शंस में 0 डिग्री नहीं दिया गया है। मैं आपको बता दूं क्या ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 2 और पाई, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो बताओ अब कौन सा आंसर सेलेक्ट करूं? 0 डिग्री तो नहीं दिया है। मैं बोला देखो दूसरा एक काम कर सकता हूं, मैं वो क्या कर सकता हूं, थीटा की वैल्यू अब 180 डिग्री रख के देखो। थीटा 180 रखोगे तो आपको पता होना चाहिए साइन 180 बराबर भी क्या आता है 0 आता है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर पाई आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर पाई आ जाएगा। ये वो सवाल हैं जो देखते ही आपको टिक करने। देखो यहां पर भले ही मैं समझाते समय कितना भी समय लूं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन का टाइम है आपके पास, समझने के लिए समय है। इस तरह से ये आपका यहां पर सवाल फिनिश होता है, और इसी के साथ में अपना आज का ये लेक्चर भी यहां पर खत्म हो जाता है। मुलाकात करेंगे हम लोग अपने आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। तब तक के लिए धन्यवाद।